So, hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with part 3 of our problems on stereoisomerism. जी हाँ, थोड़ा लेट हो गया ये थर्ड पार्ट लाने में। रीज़न है उसके पीछे क्योंकि अभी केमिकल और आयनिक के वीडियोस में शूट कर रहा था। उसमें फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में थोड़ा समय लगता है, तो वो लगभग 14-15 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, प्राइवेटली अपलोड भी किए हैं। और साथ ही साथ वेरी इम्पोर्टेंट, हम 12th मार्च से इनऑर्गेनिक की रैंक बूस्टिंग कोर्स, जहां हम ऑलमोस्ट बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, वो करने जा रहे हैं। और अगर आपने उसके डिटेल्स को अभी नहीं देखा है तो ये वीडियो पिन कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप मिस करते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे होगे अगर आप उस कोर्स को मिस करते हो, क्योंकि एक्चुअल दिमाग लगा है उसमें। बहुत मेहनत लगी है रिएक्शंस को क्लब करने में, थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने में, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन कोर्स तो है नहीं। जैसे हमने आयनिक की कोर्स की, थर्मो की कोर्स किया, वो रूटीन कोर्स है कि ठीक है यार, मुझे चैप्टर ही पढ़ाना है ना। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलना है। अगर ऐसा होता कि ईयर लॉन्ग इनऑर्गेनिक पढ़ाना है तो भी वो नॉर्मल रूटीन कोर्स होता, बट ये थोड़ा स्पेशल है। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ तो आई रियली मीन इट। और जो भी बच्चे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और खुद से भी 15-20 दिन मेरे साथ लग के मेहनत करेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन से जो आपका डर है, एडवांस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी प्री रिक्विजिट है, आपको करके आनी है। आप अगर एनसीईआरटी करे हुए हो, जेई मेंस क्वालिफाइड हो, तभी आपके लिए ये कोर्स काम करने वाला है। आप एकदम प्लेन दिमाग से आके बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। थोड़ी एनसीईआरटी आपको करनी होगी, एनसीईआरटी पढ़ाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। 5 प्रॉब्लम्स, हाँ तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप शुरू के 2 लेक्चर्स ज़रूर देखें, फिर ये देखें, ठीक है। उसमें हमने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लिए हैं और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 2 वीडियोस आप देखकर फिर इसे देखें। नहीं तो कुछ बातें मैंने पहले बताई हुई हैं, मैं उसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। तो आप वो 2 वीडियोस ज़रूर देखें, फिर तीसरा देखें। सो लेट अस स्टार्ट विद द 5 क्वेश्चंस। आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से लिए हैं सो दैट मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा पाऊँ। चलो देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन 2,3,4 ट्राइऑल। ये एन है, पेंटेन 2,3,4 ट्राइऑल। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके थ्रू भी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, आप सबसे पहले ना हमेशा कोशिश किया करो कि डायस्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर्स बना लो। हमेशा से यही अप्रोच लगाइए, डायस्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाइए। फिर आप देख लीजिए उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री चेक करके कि क्या कोई मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल पॉसिबल है या नहीं है। तो शुरू में डायस्टीरियोमेरिक फिगर्स बनाया कीजिए। सो मैं कुछ अगर यूं बनाऊं, OH एंड देन OH एंड एक OH मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है, इसकी मिरर इमेज पे अभी नहीं जाना है। दूसरा मैं काम कर सकता हूं, देखो अगर आप अभी इस सेंटर को देखो, तो जब आप इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ऑल्दो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने सिखाया ही हुआ है। आप कुछ एज्यूम कर लो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरों को देखो, वो मैटर करता है। RS एग्जैक्टली क्या है, नहीं सर ये R नहीं है तो S है, वो मैटर नहीं करता। उसकी रिस्पेक्ट में बाकियों को कैसे देख रहे हो, वो मैटर करता है। तो चलो फिलहाल मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो ये कुछ शायद S कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है, ठीक है। ये S है। अब नीचे वाले को देखो, अब ये मिरर इमेज नहीं है तो ये भी बेटा S ही है ना। मिरर इमेज नहीं है तो वो भी S ही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं SS बनाए। अब दोनों को ना आप RR बना दो,
तो जब आप दोनों को आर आर बना रहे हो बेटा, जब दोनों को आप आर आर बना रहे हो, ये देखो कुछ यूं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या बन गया? ये देखो, इसको आर किया तुमने, इसको भी आर किया, तो सर ये तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए। जी हाँ, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए। सर ठीक है, बट ये बीच वाले कार्बन की अ, पर कोई टिप्पणी कीजिए सर, ये बीच वाला जो कार्बन है, तो अभी मैंने बना दिया मिरर इमेज, ऑल्दो मैं डाइस्टीरियोमेरिक बनाने को बोलता हूँ, बट अभी चलो मैंने एस एस बना दिया था, तो साथ में आपको आर आर भी बना दिया, सो दैट आप देख पाओ कि ये दोनों तो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। अच्छा, तो फिर सर ऐसा भी, अभी बीच वाले पे रुको, बीच वाले पे आता हूं मैं, कमेंट करता हूं, ठीक है। अभी देखो सर, एस एस बना दिए, सर एस आर बना देते ना, एस आर बना देते हैं, वो भी तो पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, बनाते हैं। तो अगर एस आर बना रहे होंगे तो ये ओ OH होगा, एस, और आर मतलब इसका मिरर इमेज, तो ये भी ओ OH इधर आ जाएगा। अब बीच वाले को, तो ये CH3 सपोज ये S कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगेन बीच वाले को आप इधर रखोगे, बीच वाले को इधर रखोगे, तो ये मॉलिक्यूल है। और क्या अगर सर बीच वाले को हम इधर का इधर कर दें तो कुछ नया बनेगा? तो जी हाँ, वो एक नया मॉलिक्यूल होगा। आप देखें, ये अगर आप इसको ऐसा बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। अगर आप इसे ऐसा बनाते हैं ना, लाइक दिस ओ एच इधर, एंड लेट इट बी हियर ओनली, ये अभी भी एस आर ही है, ये अभी भी एस आर ही है, बट अगर आपने बीच वाले को चेंज किया यहाँ पे, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। सर आर एस कर देते तो फिर नया नहीं बनता? जैसे एस आर है, वैसे आर एस कर देते तो नया नहीं बनता सर? बेटा नहीं बनता ना। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये तुम्हारा मीजो कंपाउंड है। आप देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मीजो कंपाउंड है। तो मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज तो बता ही चुका हूं, क्या होता है? जी हाँ, सुपर इम्पोजेबल होता है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, आइडेंटिकल सा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तो मीजो बना। अच्छा, ये इसका भी सर कुछ और नया बन सकता है? अरे भाई, ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, देखो ये भी मीजो है सर, तो ये दोनों एक ही नहीं हो गए क्या? अब आप अगर नॉर्मली सोचोगे तो भी दिख रहा है कि सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, एक नहीं है। और अब मैं कमेंट करता हूं बीच वाले कार्बन पे, ठीक है। बीच वाले कार्बन पे मैं करता हूं कमेंट, ध्यान से समझना। ऑल्दो जब आप इसका फिगर इमेजिन करोगे, मिरर इमेज इमेजिन करोगे, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बट मैं अभी कॉन्फ़िगरेशंस यूज करके सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली भी करेक्ट करें और गिवन टाइम पे चीज़ों को कर पाएं। देखो, एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये सब केसेस के लिए आपको सस्ती किताबों में और मॉड्यूल्स में कुछ फॉर्मूलेज भी मिल सकते हैं, है ना। when symmetrical ends are there, 2 की पावर n माइनस 1/2 फलाना ढिमकाना, बहुत सारे फॉर्मूलेज भी मिल सकते हैं। सीधे बोल रहा हूं मैं, आग लगा दो उन फॉर्मूलाज को, कोई मतलब नहीं है उन फॉर्मूलाज का, ठीक है। बहुत ही गंदे तरीके से वो फॉर्मूलाज प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा, वो फॉर्मूलाज लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका कोई आधार ही नहीं है उन फॉर्मूलेस का। सिंपल मैथमेटिकली केस बना लिया गया, आंसर देख लिया गया, फिर कुछ कुछ एन वेन डाल के, कुछ इंटीजर विंटीजर, ये इवन है ये ऑड है, इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिट करके उन फॉर्मूलाज को आपके सामने रख दिया गया है। तो उन पे रिलाय बिल्कुल ना करें। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस इसमें लगा दिया जाए, फॉर्मूला फेल हो जाएंगे, तो वो देखना ही नहीं है। अगर कोई टीचर आपको वो फॉर्मूलाज लिखा भी रहा है तो पाप है वो फॉर्मूलाज को लिखना, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो पाप है वो फॉर्मूलाज। अभी आओ इधर वापस। तो ये तुम्हारे मीजो कंपाउंड्स हुए। अब बात ये है कि क्या ये जो बीच वाला कार्बन है, क्या ये कायरल है? क्या बीच वाला जो कार्बन है ये कायरल है? तो सर
ऊपर नीचे ग्रुप्स तो सेम है। जी हाँ, ऊपर नीचे ग्रुप्स स्ट्रक्चरली सेम है, बट अगर वो कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट हुए, अगर वो कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट हुए, सो वी कैन कंसिडर देम डिफरेंट एंड देन वी विल कॉल दैट कायरल सेंटर एज स्यूडो कायरल सेंटर। तब हम उसे स्यूडो कायरल सेंटर कह सकते हैं अगर अगर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है बट स्ट्रक्चरली सेम है। तो देखिए, आप अगर पहला केस देखें तो यहाँ पर ये S और ये S दोनों कॉन्फ़िगरेशनली भी सेम है। सो नाउ इन दिस केस दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं कहलाता। और मजे की बात ये है, जब ये बीच वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है तब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा है। आप देखिए, ये एक इनैंशियोमेरिक पेयर बना दे रहा है, इनैंशियोमेरिक पेयर बना दे रहा है ये, ठीक है, ये एक इनैंशियोमेरिक पेयर बना रहा है। अब आप ये ना सोचें कि सर मैं इसको अगर इधर करूंगा या इसको इधर कर दूंगा तो फिर सर क्या होगा, कुछ नया बनेगा। अरे कुछ नया नहीं बनेगा, ये कायरल सेंटर है ही नहीं। इसमें अदली बदली करके आपको यही दोनों ऑब्जेक्ट्स में आप घूमते रहेंगे, कुछ नया मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो डोंट चेंज दीज, और आप ये ना सोचें कि कुछ नया मिलने वाला है। आप मॉडल से भी इमेजिन कर सकते हो इस बात को। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है ऊपर नीचे वाले ग्रुप्स। तो सिंस ये कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, अब मॉलिक्यूल तो मीजो हो गया, बट अगर आप उस सेंटर को अदली बदली करते हैं लाइक दिस, ये इसको इधर किया इसको इधर किया, तो यू विल गेट अ डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल but obviously not the mirror images of each other, and hence we call them diastereomers. Although independently they are meso, but combinedly when we want to just call a relation in between them, we will call it diastereomer because they are stereoisomers which are non-mirror images. सो यस, ये दोनों मीजो है एंड आई होप मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझाया है, आपने ठीक से समझा है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। आने वाले क्वेश्चंस और भी मजेदार हैं, देखना भी, ठीक है। बहुत कुछ सीख के जाओगे, पक्की बात है, बहुत कुछ सीख के जाओगे अगर आप देखते हो पूरे वीडियो को तो। और जी हाँ, शेयर भी करना है भाई वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियोस को, तभी मैं रेगुलरिटी मेंटेन करूंगा अपनी तरफ से। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड हो गया। चलो ठीक है, उतना टफ नहीं है, बट आई होप मैं इसके थ्रू आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने लिया है। और जी हाँ, ऑब्वियसली इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो मिक्स किया ही हुआ है। सो दीज आर द टू रिएक्शंस, और ये आपके पास एक साइक्लिक एथर है जिसकी रिंग ओपनिंग हो रही है। बहुत ही फेमस केस है, अच्छे से सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक बार मैं वर्बली बोल के समझाता हूं। देखो, जब साइक्लिक एथर होता है आपके पास और जब आप उसकी रिंग ओपनिंग कर रहे हो तो डिपेंड करता है, जो पाथवे है वो डिपेंड करता है कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर मीडियम एसिडिक है, सुनना ध्यान से, अगर मीडियम एसिडिक है तो O जो है ऑक्सीजन, वो प्रोटोनेट होता है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि ट्रू कार्बोकेटायन हमेशा बन जाता है, बट फिलहाल आप ऐसा समझिए, मैं एक सिंपल सा आपको एक एथर इमेजिन करके बताता हूँ। नॉर्मल सा साइक्लिक एथर ले लो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड मैं ये बोल रहा हूँ, जब एसिडिक मीडियम में इसका रिंग ओपनिंग होता है तो ये पहले प्रोटोनेट होता है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है।
ये आप फैक्ट की तरह ध्यान रखो, इसके पीछे और भी कुछ थ्योरीज हैं जो इस बात को और अच्छे से साबित करती हैं, बट अभी फिलहाल वो सही समय नहीं है बताने का। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि हाँ यार, उस कार्बन पे अटैक होता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब मैं कह सकता हूं एक कार्बोकेटायन टाइप्स बन रहा है, बट वो ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। मोर देन 50-60% कार्बोकेटायन कैरेक्टर वहां आ रहा है, बट वो पूरी तरह से कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। सर पूरी तरह से नहीं बन रहा है, इसके क्या सबूत हैं? इसके सबूत ये हैं कि यदि ये पूरा कार्बोकेटायन बन जाता, यदि वो पूरा कार्बोकेटायन बन जाता, तब तो फिर अगर कायरल है, सपोज अगर वो कायरल है और वो पूरा कार्बोकेटायन बन जाता, तब तो फिर रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता ऊपर से नीचे से, एग्जैक्टली SN1 टाइप चला जाता रिएक्शन। बट यहाँ जो रिएक्शन होता है ना, ये SN1 लाइक रिएक्शन है, लेकिन ये अटैक ना बैक अटैक ही होता है। मतलब एक तरह से इन्वर्जन ही होता है इस कार्बन के अराउंड। ठीक है, इन्वर्जन ही होता है। मैंने बताया आपको 60-70% कार्बोकेटायन रहता है वो, लेकिन बहुत ट्रू कार्बोकेटायन नहीं रहता। आप ऐसे समझो, बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, कॉन्सेप्चुअली इधर उधर भटकोगे नहीं, ऐसा सोचोगे तो मतलब क्या है सर? मतलब एक तरह का SN1 है बट इन्वर्जन है, ऐसा कुछ है? हाँ, तो उसको SN1 मत बोलो, आप ऐसा बोल लो SN1 लाइक बट प्रोसीड्स विथ इन्वर्जन, ऐसा बोल लो, ठीक है, दैट विल बी ओके। और अगर बेसिक मीडियम है तब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रोटोनेशन वगैरह हो ही नहीं रहा है, तब तो फिर बैक अटैक होगा एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड SN2 टाइप स्टेरिक क्राउडिंग देखेगा और OH माइनस जो है वो अटैक मारेगा। बट जब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, काफी कुछ अच्छा छुपा हुआ है इसमें। ये आपके पास दो रिएक्शंस है, P एंड Q आर आइडेंटिकल एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या ये आइडेंटिकल होंगे? नहीं हो सकते, आइडेंटिकल तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। आर दे पोजिशनल आइसोमर्स? तो चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, फिर स्टीरियो पे बात करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा और ये प्रोटोनेट होगा। अगर हमने जो अभी बताया उसके हिसाब से सोचे तो फिर आपका जो MEO है, MEO है क्योंकि अल्कोहल में डुबा के रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका जो MEO है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ये पूरा ही न्यूक्लियोफाइल होगा, ये पूरा ही न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर वो H+ का लॉस होगा। आप अगर ऐसा सोचें तो क्या बन रहा है बेटा स्ट्रक्चर? ये तुम्हारे पास PH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OMe आ गया एंड फॉलोड बाई यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इधर तुम्हारा OH है। ठीक है, अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे चर्चा नहीं की है मैंने, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान से देखना अभी। ठीक है, ये ऐसा बना। मानो अब यहां पर क्या होगा, यहां तो सर सीधे सीधे ये जो OMe माइनस है वो यहां पर अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, OMe, यहां पर PH, यहां पर H और ये देखो OH। तो what is this actually? Are they stereoisomers? Not at all. They are positional isomers for sure. ये तो दिख रहा है, पोजिशनल आइसोमर्स सही है। अब ये पोजिशनल आइसोमर्स है, अब बात आती है क्या P रेसमिक है और Q ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये कहना सही है? तो फिर वही बात ध्यान में आती है कि नहीं यार, हमने जो पढ़ा है उसमें वो ये रेसमिक थोड़ी ना होता, ये ट्रू SN1 थोड़ी ना। बट अगर कैटायन बहुत स्टेबल बन रहा है तो वो ऑलमोस्ट प्योर कार्बोकेटायन बन जाता है। इस बात को ध्यान रखें। एंड इफ यू हैव अ फिनाइल काइंड ऑफ रिंग हियर which can stabilize the benzylic carbocation, तो फिर और कुछ सोचना नहीं है, आपको मान लेना है कि हाँ ट्रू कैटायन बन जाता है। और ट्रू कैटायन जब भी बनता है यू गेट ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, सिंस दिस इज कायरल एंड सिंपली SN1 फैशन में रिएक्शन होता है और रेसिमिक प्रोडक्ट मिलते हैं। एक और रिकमेंडेशन देता हूं, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है
मेरे 8 लेक्चर्स क्लेडन के डले हुए हैं यूट्यूब पर, पब्लिक है वीडियोस। बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, आप जाके एक बार देखिए। बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको क्लैरिटी आएगी, आप डिस्टिंग्विश करना सीख जाओगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच। और आप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्कैम से बचोगे। बहुत सारे स्कैम देखे हैं मैंने यूट्यूब पर, 8-8 मिनट में ऐसा कॉलम खींच के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ाते हुए लोगों को देखा है। प्योर मजाक है, बर्बाद हो जाओगे, मत करना ऐसा काम, ठीक है। आप थोड़ा सिस्टमेटिकली देखो तो आपको अच्छे लेवल पे समझ आएगा। मेंस वेंस के क्वेश्चन बनाने के लिए वो सब जुगाड़ ठीक है, बट आपको सही ढंग से समझना है तो पूरे प्रोसेस को डेटा वेटा के साथ देखना पड़ेगा, तब बेटर आप एनालाइज कर पाओगे एग्जाम में कि अच्छा यहाँ पे क्या पाथवे फॉलो हो रहा है, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है। उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने बेटा स्ट्रक्चर बनाया था। तो क्या ये रेसमिक है? जी हाँ, ये रेसमिक है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ है, क्या दिक्कत है। यहाँ तो SN2 अटैक हुआ है ना, तो ये सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको, या तो R या तो S, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बढ़िया है ये ऑप्शन। क्या पोजिशनल आइसोमर्स है? हाँ है। क्या P ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है, P ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। Q इज रेसमिक, ये तो एकदम बकवास है। P ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मिक्सचर मिलेगा ना दोनों का, तो रेसमिक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता रेसमिक मिक्सचर। एंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सरासर बकवास है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आइए, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये अगर आपने बना लिया ना तो फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसको बनाने के लिए जिस तरीके से मैंने अप्रोच सिखाया है, कुछ वैसा अप्रोच अपनाओ तो मज़ा आएगा। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में भी अभी तक नहीं आया हुआ है, और जेई एडवांस के लेवल से मैं थोड़ा टफर रेट करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो फिर भी आप पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट अप्रोच। सो देखो, आपके पास यहाँ पे 4 कायरल सेंटर है, और आपके पास एक ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी भी है, बिकॉज यू हैव अ डबल बॉन्ड आउट देयर। अब आप क्या करो, RS के हिसाब से सॉल्व करो, जैसे पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। RS मान के करो, और शुरू में आप डाइस्टेरियोमेरिक फिगर्स बनाओ, फिर उसकी सिमेट्री चेक करो। सिंपल सा काम है, मैं बता रहा हूं, अगर आप सही से करोगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम को करने में, ठीक है। चलो मैं पहले डाइस्टेरियोमेरिक फिगर्स बनाऊं। मैं थोड़ा सा ना इसको, मेरे को स्क्रीन थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए। चलो तो मैं यहाँ पे डाइस्टेरियोमेरिक फिगर्स बनाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ चारों में RR मान लिया, सपोज करो। अभी R कोई ग्रुप नहीं है भाई ना, जो बच्चे तीसरी वीडियो ही देख रहे हैं डायरेक्ट, उनको ऐसा भी लग रहा होगा भाई R कोई ग्रुप है, ऐसा नहीं। कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहा हूं मैं इन कार्बन्स की। तो RR, अब क्या सबका SS लिख दें? अरे नहीं लिखना है, वो पहले डाइस्टेरियोमेरिक बनाओ, ऐसे में तो फिर बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाओगे। पहले डाइस्टेरियोमेरिक बनाओ, मिरर इमेज मत बनाना इसका भी, ठीक है। अच्छा एक काम करें, अब एक S लगाते हैं, कहीं भी लगा दो एक S, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक S लगा। चलो 2 S लगाते हैं, तो 2 S भी लगाएंगे तो किसी का मिरर इमेज तो नहीं होगा। 2 S लगा दिए। अब देखो 2 S बहुत सारे फैशन में लगा सकते हो, एक तो एक ही कार्बन पे 2 S लगा दिए। अच्छा अब और क्या कर सकते हो, सर एक कार्बन पे लगाता हूं, एक R एक R एक S एक S, ये भी 2 S लग गया, ठीक है। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे RRSS, इस तरह से देखो, ये ग्रुप्स जो ऐसा सिस फैशन में लगे हुए हैं, इसका ट्रांस फैशन भी करोगे तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी अलग है। तो जी हाँ, अभी आपने किसी का भी मिरर इमेज नहीं बनाया, ये सभी एक दूसरे के डाइस्टेरियोमेरिक प्रोडक्ट्स बनाए, आपने मिरर इमेजेस नहीं बनाए, ठीक है। अब हम इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, और एकदम सीधा साधा आपको मैंने तरीका बताया है पहले लेक्चर में, मैं सीधे डायरेक्ट यूज करने वाला हूं उनको। देखिए क्या क्या बताया यहाँ पे, R ये तो कहीं से एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, ये तो कहीं से मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, R का S चाहिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव,
इसमें भी r का r है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी +1 करके एक्टिव बोल देंगे, ये भी एक्टिव। यहां पर देखो, अरे यहां तो आपको दिख रहा है कि दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायग्राम पे मत जाना, आप समझो, r का मिरर इमेज s, r का मिरर इमेज s, एंड यू हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ओवर देयर। सो POS प्रेजेंट होने की वजह से दिस विल बी अ मीजो कंपाउंड, एंड एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये वाले प्लेन को आप देखिए, ये आप समझ लीजिए कुछ इस तरह से मैं ये प्लेन बना रहा हूं, ये ऐसा बीच वाला प्लेन, क्योंकि r का मिरर इमेज s, एंड फिर से r का मिरर इमेज s एंड r का मिरर इमेज s, you have a POS and this is again a meso compound. What about this? कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? जी हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही है, लेकिन जी हाँ मजा आ रहा होगा आपको। ये R, अगर पहला लेक्चर देखा है तो ये R और R क्या बताया था, जब R और R दोनों ऐसे ट्रांस में हो, इधर S और S सेम कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस में हो, तो आपके पास बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री रहती है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हिच मेक this compound as well optically inactive one, calling it a meso. So what will be the correct answer? Actually in this question you have two pairs of enantiomers, that is 4 आपके पास enantiomers आए हैं, 1 2 3 4 ऐसा, और 3 meso compound आए हैं, तो total stereoisomers I will call it as 7. This was a beautiful question. आप अगर देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, और आप इसी अप्रोच से सॉल्व करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए आगे देखें बेटा, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, इसके साथ भी आपको मैं बहुत अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से देखना, मजा आएगा। आर ऑप्टिकली एक्टिव, अरे यार इसमें ना एक करेक्शन कर लो यार, ये क्वेश्चन में देखो, ये वाले अभी इस स्ट्रक्चर को इग्नोर करो, इग्नोर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली अवर क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज एक्चुअली अवर क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 5th क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, जस्ट इग्नोर इट फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। अभी वी हैव टू लुक एट दिस 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 एंड दिस, दीज 4 स्ट्रक्चर्स वी हैव टू लुक फॉर। So how many of the following are optically active? ये पहला ही स्ट्रक्चर बहुत ही धमाकेदार है, बहुत मजा आएगा अगर आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करें तो। अभी मैं बिना मॉडल के आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं कितना सफलता मिलता है इसमें हमको। तो इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, आपको देखकर लग रहा होगा कि अरे यार ये इसमें क्या देखना सर, ये तो किसी भी एंगल से देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो लग ही रही है कि आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सर? प्लेनर सा लग रहा है सब कुछ देखने पर, प्लेनर सा लग रहा है सर, मॉलिक्यूली प्लेनर सा लग रहा है, तो यू विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर देयर। बट अभी मैं आपको इसको विजुअलाइज करने को कहता हूं ना, ध्यान से देखना बेटा, लुक एट दिस। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, मैं इसको थोड़ा ऐसा बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको अगर मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, जस्ट इसलिए मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा हूं कि आपको ये दिखे थोड़ा अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक ME लगा हुआ है, एक ET लगा हुआ है, ठीक है, एंड जस्ट इसके बाजू में एक Cl लगा हुआ है। आपको लग रहा होगा Cl का क्या काम है, बट Cl ही सब कुछ है इस क्वेश्चन में। देखो अभी आप ये देखो कि ये 2 जब बड़े Br ग्रुप्स हैं तो ये क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगा? जी हाँ, 2 Br ग्रुप्स हैं वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा। और अब आप इमेजिन करो थोड़ा, इसको आउट ऑफ प्लेन जब ये जा रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी आपको ये प्लेन पे दिख रहा है, बट एक्चुअली जब ये घूम रहा है तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, दिख रहा है? अभी ऐसा है, ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, तो ये तो प्लेनर ही है ना यार, ये पोर्शन तो प्लेनर ही है, दैट डबल बॉन्ड वाला sp2 वाला पोर्शन, तो ये कुछ ऐसा था, ऐसा हो जा रहा है। तो क्या अब आपको समझ में आ रही है बात
कि वो ऐसा हो जरूर जा रहा है, तो यू हैव बी आर एंड बी आर, बी आर एंड बी आर। तो देखो यहां पे एमई और ईटी, अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल होता ना तो ये ऐसा हो जा रहा है, तो ये पूरा उसी प्लेन में, ऐसा वाला प्लेन जो ये प्लेन दिख रहा है अपने को, इस प्लेन में ये कट जाता। तो ये मॉलिक्यूल अगर होता तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। यहां पर आप बोलते इसको कि ये मीजो है, बट ये सीएल का बहुत बड़ा रोल है यहां पर। ये सीएल आ जाने से, इस सीएल के आ जाने से ये मॉलिक्यूल जो है, ये सीएल के आ जाने से अब ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां नहीं रहेगी। तो ऑल्दो यहां कोई काइरल सेंटर नहीं है, सब मॉलिक्यूल्स आपको देखने में लग रहे हैं यार ठीक है प्लेनर है, ऑल्दो प्लेनर नहीं है, वो घूम गया तो प्लेनर नहीं है। बट आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट केस। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर ये सीएल नहीं होता तो ये मीजो हो जाता है ना, अगर ये सीएल नहीं होता तो वो मीजो हो जाता। मजेदार केस है, ध्यान से देखें। इस तरह से और भी कुछ केस आपको मिलते तो अब आप आइडिया लगा पाओगे। फिर इसको तो इग्नोर करने बोला अभी मैंने, ये वाले क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो a case where you do not have any chiral center, but still you cannot find a plane of symmetry here. Look, you cannot find any element of symmetry out here. कोई element of symmetry आपको नहीं मिल सकता इसमें, because of this methyl, you have this methyl group. हाँ, आपको कहीं भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं। अब आपको लगेगा वो स्लाइस प्लेन यहाँ है सर, ये सब ये एक ही प्लेन पर है स्लाइस प्लेन, लेकिन नहीं। आप ये देखें स्लाइस प्लेन में ये CH3 ऊपर है और H नीचे, तो वो भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये भी मॉलिक्यूल, ये भी स्पेशल केस है, पढ़ाया जाता है अलग से, कुछ बहुत नया नहीं बता रहा हूं मैं, ये भी पढ़ाया जाता है। अगर आपने ढंग के टीचर से पढ़ा होगा जो सिर्फ फॉर्मूलाबाजी नहीं किया होगा जिसने, तो आपको ये सब केसेस अलग से बहुत नॉर्मल तरीकों से पढ़ाए गए होंगे। सो दिस हैज ऑब्वियसली अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इफ यू जस्ट इमेजिन दिस ऑल्सो, अगर आप सिंपली इसको इमेजिन भी करते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यस दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। इफ यू ट्राई टू जस्ट सुपर इम्पोज इट ओवर देयर, यू विल गेट दिस मिथाइल शिफ्टेड टू डैश वेज, इंटरचेंज हो जाएगा। आप ये जब इसको घुमाओगे तो ये जो वेज पे दिख रहा है वो डैश पे चला जाएगा, एंड इट विल नॉट गेट सुपर इम्पोज्ड over this molecule. So this is also a case where you do not have any chiral center, but still this molecule is optically active. This molecule is optically active. So ये भी active है, ये भी active है। Now let's come to this, ये तो काफी famous है, काफी फेमस है। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं एलीन्स। जी हाँ, इसे कहते हैं एलीन्स। एंड यू हैव अ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल H। सॉरी, ये H है, ये भी H है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब एक बार में अगर आप नहीं पढ़े आप, तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये भी प्लेनर है, ये तो क्या मजाक है, ये इसी प्लेन से ऐसा कट जाएगा। बट जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग भी आती है तो आप इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अरे भाई, क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं, सेम प्लेन पर थोड़े न होगा वो। क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड्स बने हुए, क्या इधर भी इसका सपोज करो इसका पी वाई इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो क्या इसका पी वाई ही इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा क्या? ऐसा थोड़ी न होता है। सो एक्चुअली में जब यहाँ बॉन्डिंग की बात करी जाए तो कुछ ऐसा नहीं होगा। ये देखो, कुछ बॉन्डिंग से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये इसका पी वाई यूज हो रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पर पी वाई नहीं यूज होगा ना, यहां पे सपोज करो फिर इसका परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जो होगा पीजेड, सपोज कर लो, जो भी बोलना है बोलो, वो यूज होगा, ऐसा पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये तुम्हारे ऐसे प्लेन में है CH3 तो ये वाले ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, ये CH3 आगे की तरफ, ये CH3 पीछे की तरफ। देखो आप, ये समझ में आ रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा समझ आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट एलीन्स। ये कुछ इस तरह के होते हैं।
ये कुछ इस तरह के होते हैं। चलो मैं एक बार इसका इमेज भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखते हैं एलिन्स 3D में। तो आप ये देख सकते हो कि दे लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह के ये दिखते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ये आपका अगर इस प्लेन पर है तो ये तुम्हारा ऐसा वाले प्लेन पर है। तो यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, बिकॉज ये ग्रुप्स अलग है ना, ये CH3 है और ये H है, ये CH3 और ये H है। अगर आप सोचो मैं बीच से इनको काट दूं ऐसा, तो CH3 और H अलग अलग है। तो ये एलिन्स में यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है। हाँ, अगेन अगर यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता तब फिर आपको ये CH3 और H दोनों सेम प्लेन में मिलते। अगर डबल डबल फिर एक डबल होता। अब इतना दिमाग खुद से लगा लो, है ना, मैंने बॉन्डिंग से समझा दिया है, जो कि बहुत ही सही चीज है, बॉन्डिंग से समझा दिया है। तो ये आपका, ये भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये भी एक्टिव होगा। नाउ दिस इज द केस ऑफ स्पाइरेन्स। आसान है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यू नो दैट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, and if this carbon is sp3 hybridized, they cannot be like this ना on the same plane। अगर ये दोनों सेम प्लेन पर है, ये दोनों, तो बेसिक 11th क्लास की बॉन्डिंग का नॉलेज अगर आपको है तो आपको पता होगा कि ये वेज पे होगा, ये डैश पे होगा, बिकॉज इट इज sp3 एटम। तो स्पाइरेन्स भी बेटा कुछ इस तरह से होते हैं। मैं इसको थोड़ा मैग्निफाइड इमेज बना दे रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से होगा एंड ये कुछ ऑक्सीजन कुछ इस तरह से डैश। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां भी आपको यू आर नॉट गेटिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी नहीं है। हाँ, अगर एक और यहां पर आप इस तरह से बना दो, आप इस तरह से एक और बना दो, ये लो समथिंग लाइक दिस, आप इस तरह से एक और बना दो, देन यू कैन, क्या अभी अभी आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप बोल सकते हो हाँ सर, यहां से मैं अगर बीच से काटता हूं, सो दिस इज पीओएस। इस केस में आप पीओएस पा रहे हो बिकॉज द टर्मिनल्स आर ऑन द सेम प्लेन, बिकॉज द टर्मिनल्स आर ऑन द सेम प्लेन। नाउ यू कैन से कि हाँ भैया मेरे पास यहाँ पे पीओएस है, तो पीओएस है, तो ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं सबसे मजेदार क्वेश्चन पे, इस वाले पे। सो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज कि हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स can be drawn for this molecule? This is our question number 15. How many stereoisomers can be drawn for this molecule? And again, for this I will recommend you to use the RS configuration to solve, और बहुत मजेदार इसका सॉल्यूशन होगा। चलो देखते हैं। पहले आपने खुद से ट्राई किया, कुछ नया बताऊंगा इसमें मैं आपको, फिर उसके और एग्जाम्पल्स आप को, अगर मैं और क्वेश्चंस लाता हूं तो उसके मैं और एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। बट एक कुछ नई सी चीज है जो आपके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सुना होगा, ठीक है, सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो कोई बहुत निराश होने वाली बात नहीं है। आज तक जेईई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं आया है, आने वाले फ्यूचर में आ सकता है, उसकी बात नहीं है। बट अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, अभी सुन के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ स्पेस चाहता हूँ। सो दिस इज दी कार्बन। अभी यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मेरे पास ये कुछ चार बॉन्ड्स हैं। चलो मैं डैश वेज करके बना दे रहा हूँ कुछ ऐसा। एक टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ये चारों बॉन्ड्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। सो मैं कुछ उसको उसी तरह से बना रहा हूं। तो अभी मैं बेटा क्या करूं, शुरू में चारों कॉन्फ़िगरेशंस क्या मान लूं, आर 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 मान लूं, चारों कॉन्फ़िगरेशंस।
तो सर जब चारों आर आर होंगे तो फिर तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ नहीं रही है, नहीं आ रही, ऑब्वियसली नहीं आ रही है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, सो इसका एक इनैंशियोमर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें सर, एस 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 बना दें? अरे नहीं भाई, वही तो उसका इनैंशियोमर है, मिरर इमेज ऐसे मत बना देना गधो टाइप। अब अगला डाइस्टीरियोमेरिक फिगर्स बनाने का है मैंने। सो दिस इज सपोज आर, एक एस कर देते हैं बेटा, लेट दिस बी एस ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकली तो चारों सेम ही है ना, ज्योमेट्रिकली सब चारों सेम है। तो अभी इसमें दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा इमेजिनेशन में मुश्किल होता है इसमें, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है। सो इफ आई मेक इट लाइक दिस, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें है? तो आंसर है नहीं हो सकता सर, क्योंकि आर का आर है, बीच से काटोगे भी तो थोड़ा फिशर टाइप सोचो इसको, फिशर प्रोजेक्शन टाइप सोचो तो समझ में आएगा। ऐसे घुमा के फिशर टाइप सोचो तो भी आर और आर है, तो बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही होगी। सो यस, तो इसका भी एंशियोमर बनाया जा सकता है। क्या क्या नया है सर? ये तो ठीक है, नॉर्मली है, ये तो बता चुके हो आप, इससे भी टफ क्वेश्चन करा चुके हो। तो इसमें क्या क्या नया है सर? इसमें नया है इसका तीसरा केस। अगर मैं इसे 2R और 2S का बनाऊं, ध्यान से देखना, 2R और 2S मतलब कुछ ऐसा, 2R और 2S। अभी चलो मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूं कि आपको भी लगे कि हाँ यार, ये अगर मैंने इसको थोड़ा फिशर टाइप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा फिशर प्रोजेक्शन में, ये देखो ऐसा, और ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, इन्हीं को फिशर प्रोजेक्शन में, तो 2R और 2S, तो ऐसा। तो अब यहां पर क्या लगता है देखकर, एक झटके में अगर आप ऐसा कैजुअली देख रहे हो तो, कि सर पीओएस आ गया है ना, ऐसा एक झटके में देख रहे हो ना, तो लगता है सर पीओएस आ गया, देखो ना, ये देखो पीओएस रहा मेरा, आर का मिरर इमेज एस और आर आर एस तो ऐसे ही कट जाएंगे। अरे पागल, आर और एस कोई ग्रुप थोड़े न है, यहां तो सीएल लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे सीएल लगा हुआ है, तो अगर ये आर है तो मानो सीएल इसका इस तरफ है, तो इधर एस है तो इसका भी सीएल इस तरफ ही हुआ है ना, इसका भी सीएल इस तरफ ही हुआ। देखो ये सब कनेक्ट तभी कर पाओगे जब पहले लेक्चर से तीसरा लेक्चर देख रहे हो, बीच में आके देखोगे तो नहीं मजा आएगा आपको। तो ये इस तरह से होगा भाई, लेकिन अगर ये ऐसा हो गया तो ये पीओएस थोड़ी न हुई इसके लिए, इसके लिए मान लिया चलो पीओएस हुई, यहाँ पे सीएल डैश वेज पे है तो यहाँ भी वेज पे, लेकिन यहाँ सीएल है, यहाँ कहाँ कुछ कुछ है, तो ये कुछ नहीं है, तो ये पीओएस नहीं है इसमें। सो इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस का कोई सवाल ही नहीं है, सीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है। तो एक बार में देखकर अब क्या लगता है, इतना भी बच्चे ने ऑब्जर्व किया ना तो वो कहेगा हाँ सर दोनों चीजें नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप उस एक्सिस को देखें तो वो एक्सिस यहां पर है। अब आपको ये लग सकता है कि सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा, तो ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको एक बार ऐसे पढ़ना होगा, इसके 2-3 एग्जांपल्स और करने होंगे, तो आपको अच्छी ग्रिप आएगी इस एक्सिस पे। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूं कि ये एक्सिस, अल्टरनेटिंग एक्सिस कैसे देखा करते हैं। सो सपोज करो, अभी आप सपोज करो कि आर आर एस एस है आपके पास, है ना, तो उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो आर आर एस एस आपके पास है और उसको कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, दिस इज आर, दिस इज आर, ये एस और ये एस, ये आपके पास है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी एक्सिस के अराउंड इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करना है। ठीक है, तो मैंने इस एक्सिस के अराउंड इसको 90 डिग्री रोटेट किया। सर 90 ही क्यों किया? अब देखो वो आपको आइडिया आएगा जब आप देखेंगे थोड़ा पूरा। ठीक है,
90 ही क्यों किया, पहले से नहीं पता रहेगा, वो एक्सिस पता होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे 90 पे आपने रोटेट किया, तो रोटेट करके यहाँ बनाओ क्या बनेगा। तो जब बेटा 90 पे रोटेट किया, ये मिरर नहीं है ना, बस अभी आपने रोटेट किया, तो यहाँ पे क्या बना वो आपको बनाना है। तो यहाँ पे सर देखो 90 डिग्री अगर आप इसको रोटेट कर देते हो, ये भी आपकी तरफ है, समझो मेरी बात, ये तुम्हारी तरफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ये पीछे है। तो सर 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो सर ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो फिर 90 डिग्री मैंने अगर रोटेट किया ना, तो फिर ये वाले जो तुम्हारे दो आर है, ये कुछ यूं हो जाएंगे, और ये वाला एस ऐसा हो जाएगा, और ये वाला एस ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद अब यहाँ पे आपको एकदम इसके मुंह पर मिरर रख के इमेज बनानी है। ठीक है, मिरर रख के इमेज बनानी है, बना डालो मिरर रख के इमेज, तो आप पाओगे कि ये देखो, ये आर है, आर का मिरर इमेज एस, ये आर है, आर का मिरर इमेज एस, ये एस है तो एस का मिरर इमेज आर, और ये एस है तो एस का मिरर इमेज आर, एंड यस। तो ये देखिए, अगर ऐसा करने पे ये शुरू आपने जिसके साथ किया था और ये जो फाइनली आपके पास स्ट्रक्चर है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, तो हम कहेंगे यहां पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, यू हैव अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो नोटेशंस अलग अलग बुक में अलग अलग होती है, कहीं कहीं S4 लिखता है, कहीं कहीं A4 लिखता है। खैर वो S और A हमारे चर्चा का मुद्दा नहीं है। ये 4 वगैरह कैसे लिखता है, 3, जैसे आप नॉर्मली एक्सिस ऑफ सिमेट्री करते हो ना, 360/n, तो वैसे ही यहाँ पर 360/90, तो दैट विल गिव यू 4। तो वो है A4 करके, आप अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हो। तो ये भी एक ट्रू टेस्ट है, सिंस इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, फिर भी लेकिन अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे ना, इसका मिरर इमेज बनाओगे, तो वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगी। सच्चाई यही है, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके लिए इतना सोच पाना पॉसिबल नहीं होता। आपने अगर ये देखा हुआ है, एक दो एग्जाम्पल्स करे हुए हैं, तो आपको पता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका मिरर इमेज सोचो, फिर उसको देखो सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं है। सो दैट इज नॉट अ थिंग दैट यू कैन डिस्कवर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, or you can discover by yourself such axis of symmetry, alternating axis of symmetry. These are the things that you cannot discover by yourself. Okay, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, तो शुरू वाले जो हमने बनाए उसका एक इनैंशियोमर, फिर उसका एक इनैंशियोमर, बट ये एक मीजो बना। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है 5, जिसमें एक मीजो है विथ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में भी, और अगर आप ये 15 क्वेश्चंस का लेक्चर देख लेते हैं, तीनों लेक्चर्स, यस, आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। लेकिन देखना ज़रूर आप एक बार, अगर आप नए हो अभी चैनल पे, आप बिल्कुल तीनों लेक्चर्स देखना। और भी मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो। स्पेशली अवर रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज, मिस मत करना बेटा उसको। अगर आपने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, आप इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उससे करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, फ्री में अवेलेबल है। आप जाइए, यूज़ करिए, और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर। आई होप आप 12th मार्च के लिए रेडी हैं, एंड इन ऑर्गेनिक हमारी जो रिएक्शन सीरीज़ है, जो कोर्स है, उसके लिए आप बिल्कुल आएंगे और बहुत सारा बेनिफिट उठाकर ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।